हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में फ्रिक्शन से रिलेटेड उसके बेसिक कंसेप्ट को, थियरी को सीखे थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सीखे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। साथ में जो है हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन को पढ़े। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। फिर हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन वगैरह कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहा जाता है? सपोज कीजिए इस हॉरिजेंटल सरफेस पर एक ब्लॉक को रख दिया गया। आप क्या किए, इस ब्लॉक को इधर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इतना तो आप जान रहे हैं कि नॉर्मल ऊपर की ओर लगता है, इधर हो गया नॉर्मल, नीचे mg, और इधर हो गया फ्रिक्शन। है ना? ब्लॉक को आगे पुल करेंगे तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, ऊपर नॉर्मल लग रहा, और नीचे जो है वो mg लग रहा। खैर यहां हम लोगों को mg से मतलब नहीं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, पहले इसको समझो। तो देखो, एक बात जानो, नॉर्मल रिएक्शन हो चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, दोनों कांटेक्ट फोर्स है। मतलब कि ये पेन मेरे हाथ के कांटेक्ट में होगा तभी नॉर्मल लगेगा। अगर पेन स्लाइड करना चाहेगा और कांटेक्ट में है तभी फ्रिक्शन लगेगा। अगर यही ब्लॉक ऊपर होता सरफेस से और खींच के ले जा रहे होते, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहे, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। ठीक। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस ब्लॉक पर कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे कि कांटेक्ट फोर्स अगर निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को निकालो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको देखो। तो देखो जी, ये दोनों का रिजल्टेंट, इसको एफआर से डिनोट किए। ये हो गया नेट कांटेक्ट फोर्स, या आप बोलें रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को हम लोग नेट कांटेक्ट फोर्स बोले। और ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और यही जो लैम्डा है, इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या, तो आप बोलेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन और नेट कांटेक्ट फोर्स के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक। अब आपसे कोई कहे कि आखिर इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक ना, इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो देखो, जैसे वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर मान लो वेक्टर ए इधर है, ये थीटा है, इधर एक्स कंपोनेंट, इधर वाई कंपोनेंट, तो टेन थीटा निकालते थे तो ए वाई बाई ए एक्स बोलते थे। वैसे ही थोड़ा सोचो ना, नॉर्मल इधर है, चलो इसको एक वेक्टर बना दिए, फ्रिक्शन इधर है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये है। अगर हम लोग ज्योमेट्री से काम करते तो ऐड करने का रूल क्या है, फ्रिक्शन के टेल को यहाँ ले जाओ, चलो फ्रिक्शन को यहाँ माइंड में समझो, शिफ्ट कर दिए, तो ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, ये रिजल्टेंट हो गया। मुझे ये लैम्डा निकालना है, तो टेन लैम्डा बोलेंगे ना एफ बाई एन, नहीं, टेन लैम्डा हो गया एफ बाई एन, यानी एफ कितना हो गया जी, तो एन टेन लैम्डा। फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया एन टेन लैम्डा। अब देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो, ठीक ना, म्यू क्या है, तो म्यू को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो याद कीजिए, पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में बिल्कुल लास्ट में सिखाए थे, म्यू इंटू एन होता है अगर बात हम लोग लिमिटिंग या काइनेटिक का करें, यानी बोलेंगे फॉर लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, जनरली हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू को इक्वल ही मान के चलते हैं। हालांकि पिछले दिन सिखाए थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है स्लाइटली ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो फॉर लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एफ कितने के इक्वल है, तो एन टेन लैम्डा इक्वल टू म्यू इंटू एन। देखो एन एन कैंसिल हो गया, टेन लैम्डा किसके इक्वल, तो म्यू के, तो लैम्डा किसके इक्वल, टेन इनवर्स म्यू। देख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल, टेन इनवर्स म्यू के। लेकिन ये बात तब सही है जब ये ब्लॉक या तो स्लाइड कर रहा हो, क्योंकि स्लाइड कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, या स्लाइड करने के कंडीशन में आ गया हो, स्लाइडिंग टेंडेंसी में हो, तब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अब अगर मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन का बात, तो फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि अभी अपने वो लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, जस्ट स्लाइड करे, अब स्लाइड किया कि तब स्लाइड किया, ऐसा कंडीशन में नहीं पहुंचा है, तब फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, ये गारंटी है कि म्यू इंटू एन से कम होगा, यानी लिमिटिंग से तो कम। तो एफ लेस देन म्यू इंटू एन, और एफ का वैल्यू क्या आया है, एन टेन लैम्डा, तो एन टेन लैम्डा लेस देन म्यू इंटू एन। देख लो, एन एन कैंसिल, टेन लैम्डा लेस देन म्यू, तो लैम्डा हो गया लेस देन टेन इनवर्स म्यू। यानी देखो जी, कोई पूछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितने के इक्वल होता है, तो जनरली हम लोग यही बोल देते हैं टेन इनवर्स म्यू। लेकिन इसके साथ ये भी बोलना जरूरी है कि ये तब सही हो पाएगा जब काइनेटिक फ्रिक्शन का बात हो या लिमिटिंग का बात हो। स्टैटिक का बात हो
तो लैम्डा जो है वो लेस देन tan इनवर्स म्यू होता है। ठीक है, वैसे देखो मेन डिफिनीशन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का देखो मेन डिफिनीशन यही है। क्या भाई, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट देख लो, और वो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। देखो नाम ही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, फ्रिक्शन जीरो तो tan लैम्डा जीरो यानी लैम्डा जीरो, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना ही ज़्यादा होगा जाहिर है उतना ही ज़्यादा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ऐसे समझिए। इस पेन को हम हाथ पे रखे हुए हैं, मेरे हाथ को आप इंक्लाइन प्लेन समझे, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हाथ मेरा ऐसे था, अब हम इंक्लाइनेशन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेज आएगा ना जब ये पेन स्लाइड करने के कंडीशन में आ जाए, यानी कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक को रखें और थीटा का वैल्यू इतना कर दिया जाए कि उस पे रखा गया ब्लॉक फिसलने की स्थिति में आ जाए, तो इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ पाया? तो थीटा इतना लेना है कि ये ब्लॉक फिसलने की स्थिति में आ जाए या फिसलना शुरू कर दे, जस्ट स्लाइड। अब उससे ज़्यादा करेंगे तब तो गारंटी है स्लाइड करेगा। यानी डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक ना। पूछा जाए एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे द इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन for which a block placed on it comes in condition of just gain the relative motion. Is called angle of repose. ठीक है, यानी इस थीटा को कैलकुलेट करना, कौन कौन फोर्स लग रहा है इस पर। इधर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, और इधर लग रहा फ्रिक्शन। ठीक ना, नॉर्मल mg फ्रिक्शन। अब इस mg को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करें। आप जान रहे हैं थीटा है, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो इधर हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया mg sin थीटा। ठीक, यानी ये जो ब्लॉक इस पे रखा गया है, इस ब्लॉक को नीचे कौन ले जाना चाह रहा, mg sin थीटा, और नीचे जाने से रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन।
जैसे ही mg साइन थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एन, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक फिसलने की स्थिति में आ जाएगा या फिसलने लगेगा, यही ना। तो ठीक है, मुझे पता लगाना इस थीटा का वैल्यू क्या है। तो ये ब्लॉक अभी रुका हुआ है, भले ये फिसलने की स्थिति में आ गया है, यानी अपने लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका है। तो देखो नॉर्मल किसके इक्वल, तो mg cos थीटा के। ब्लॉक जब चल नहीं रहा है, चलने की स्थिति में आया है, तो mg साइन थीटा इक्वल किसके, फ्रिक्शन के। और जाहिर है ब्लॉक इधर इधर तो जा नहीं रहा है, तो इधर नॉर्मल, तो ये किसके इक्वल, mg cos, यानी कि फ्रिक्शन इक्वल mg साइन थीटा। और आप जान रहे हैं चूंकि ये ब्लॉक फिसलने की स्थिति में, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो म्यू इंटू एन होगा, जो इक्वल हो गया mg साइन थीटा। एन क्या है, mg cos थीटा, mg साइन थीटा, mg कैंसिल, म्यू इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा जो है टेन इनवर्स में। समझ गए, मतलब कि थीटा का वैल्यू जब टेन इनवर्स म्यू होगा तो इस पे रखा गया जो ब्लॉक है ना, फिसलने की स्थिति में आ जाएगा। तो देखो, तो संजोग है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी यही ना, लैम्डा इजकल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होता है अगर बॉडी स्लाइडिंग कंडीशन में आ जाए, यानी चलने की स्थिति में आ जाए या चलने लगे, उस केस में। हालांकि देखो यहाँ पे मेन जो है स्लाइडिंग कंडीशन यानी लिमिटिंग का बात किया जाता है, काइनेटिक का भी बात जनरली हम लोग नहीं करते हैं। मतलब थीटा इतना हो जिससे ब्लॉक फिसलने की स्थिति में आए, यानी उससे कुछ भी एंगल बढ़ाएंगे तो ब्लॉक फिसलने लगेगा। उम्मीद है आप इसको भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें। हाँ जी, अब हम लोग सीखते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक ना, हेडिंग देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आइए थोड़ा समझिए इसको। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक को रख दिए, है ना। अब तुम्हारे स्कूल में एक स्लाइड बना हुआ है, एक बच्चा बैठा फिसलते हुए नीचे उतरने लगा, तो इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है। इधर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा mg, और इधर लग रहा फ्रिक्शन। ठीक ना, इधर नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन। ब्लॉक को रख दिया, ये फिसलते हुए नीचे जा रहा, तो इसको नीचे ले जाने वाला कौन फोर्स है जी। तो जाहिर है mg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो आप जान रहे हैं इधर mg cos थीटा बहुत बार यूज कर चुके हैं, इधर mg साइन थीटा, यानी कि ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो किसके कारण से जा रहा है, mg साइन थीटा के कारण। तो ऐसा करते हैं, इसको हम केस फर्स्ट लिख लेते हैं। When block slides down through the inclined plane,
जब ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा हो, ठीक, तो बताइए नीचे ले जाने वाला कौन फोर्स है? mg साइन थीटा। विरोध कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो बोलेंगे क्या? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब फ्रिक्शन है तो मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। म्यू जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो mg साइन थीटा म्यू इंटू एन, mg साइन थीटा, एन क्या लिखे? तो एन हो गया mg कॉस थीटा, m इंटू एम कॉमन होकर गायब हो गया, g यहाँ से कॉमन ले तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यानी इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे उतर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है? g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको याद रखना है। अब सोच लो, अगर इसी में कहता कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, यानी फॉर स्मूथ सरफेस, तब तो एक्सेलरेशन सीधे क्या आ जाता? जी साइन थीटा। म्यू के जगह 0 पुट करते थे। तो ये तो हम लोग केस देखे कि कोई ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया और फिसलते हुए नीचे उतर रहा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे हम रखे, खुद ब खुद तो ऊपर नहीं भागेगा, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें तो ऊपर भागने लगे, या कोई फोर्स लगा करके खींच के ले जाए तो ऊपर भागने लगे। तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसको हम लोग सीखते हैं। उसके पहले जो है आप इसको नोट कर लें। आइए अब हम लोग केस 2 देखते हैं। When block slides up through the inclined plane, देखें ये नॉर्मल, ये जो है mg, और ब्लॉक को आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटीज, और इधर लग रहा फ्रिक्शन। देखिए ब्लॉक रखा हुआ था इंक्लाइंड प्लेन पर और आप इसको प्रोजेक्ट कर दिए, ब्लॉक फिसलते हुए ऊपर जा रहा। देखिए mg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर mg कॉस थीटा और इधर mg साइन थीटा। सोचिए ब्लॉक स्लाइड करते हुए ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट किए हैं, रख के छोड़ दीजिएगा तो अपने अपने ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं। लेकिन इसको ऊपर ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इसको वेलोसिटी दिए हैं, है ना। जैसे कोई पत्थर कोई फेंक दिए ज़मीन पर, तो आपके हाथ से निकला फिर भी कुछ दूर जाता है ना, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होता है।
तो ये अपने वेलोसिटी के कारण कुछ दूर तक ऊपर जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद जो है इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आखिर ये रुक क्यों जाता है? तो बोलेंगे इसको विरोध कर रहा कौन? mg sin थीटा। और कौन विरोध कर रहा? फ्रिक्शन। यानी ये दोनों फोर्स विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला इसको नहीं। ये ऊपर जा रहा है u के कारण। तब इक्वेशन कैसे लिखें? तो विरोध करने वाला फोर्स है तो माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दोनों में माइनस लगा दिए तो माइनस mg sin थीटा, फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन माइनस mg sin थीटा। अब बतलाओ n किसके इक्वल? तो mg cos थीटा। देख लो जी, mm कैंसिल हो गया, माइनस जी कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देख लो यही ना आ गया। ये निकालेंगे माइनस जी कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये जो है रिटार्डेशन ना आया, यानी जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा ब्लॉक स्लो होते जाएगा, क्योंकि दोनों ये फोर्स उसको विरोध कर रहा है। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि ब्लॉक कितना आगे जाने के बाद रुक जाएगा, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कब रुक जाएगा? रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, u तो दिया हुआ है, 2 एक्सेलरेशन क्या लिखें? तो माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। चलो इस पूरे टर्म को इधर ला रहे हैं, 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। देखो तो एस कितना हो गया? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देखो यही आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि अगर ब्लॉक को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो इतना डिस्टेंस आगे जाने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। अब अगर बात करें हॉरिजेंटल प्लेन का, थीटा इजकल टू 0 डिग्री। थोड़ा समझना, ये तो इंक्लाइंड प्लेन ना हुआ। अगर हॉरिजेंटल प्लेन होता ऐसे रहता, ऐसे ना होके बिल्कुल ऐसे रहता, तो हॉरिजेंटल प्लेन अगर ये होता तो थीटा 0 हो जाता। और तब कोई पूछता कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो, कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा। थीटा के जगह 0 रखेंगे तो यू स्क्वायर 2g साइन 0 प्लस म्यू कॉस 0 कॉस 0 1 साइन 0 0। देखो यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, यही आया। यानी अगर प्लेन सरफेस रहे, ठीक ना, प्लेन सरफेस अगर रहे और आप क्या किए, एक ब्लॉक को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए और पूछा जाए कि बतलाओ ये ब्लॉक कितना दूर आगे जाने के बाद रुक जाएगा, s कितने के इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू हो तो बोलेंगे s हो गया यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी।
है ना। यही हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हॉरिजेंटल प्लेन पर, और ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन पर। और मेन हम लोग हेडिंग दिए थे एक्सेलरेशन के लिए, तो यही होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू जब ब्लॉक जो है स्लाइड करते हुए ऊपर की ओर जाए, ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट कर लें। हाँ चलिए देखेंगे, जैसे अब हॉरिजेंटल प्लेन से ही रिलेटेड बात बतलाए। जैसे आपसे कोई कहे कि एक ब्लॉक को हॉरिजेंटल सरफेस पे रख दिया, ठीक है, और u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो जाहिर है जब फ्रिक्शन है इधर फ्रिक्शन लगेगा तो ये तो स्लो होते जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा ये बतलाओ ये कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा। एस का वैल्यू क्या? ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा mg, ठीक ना। पहले तो ये सोचो आखिर रुकेगा क्यों, तो जाहिर है फ्रिक्शन रोकेगा। यही अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दोगे, हॉरिजेंटल सरफेस है तो उसी वेलोसिटी से बढ़ते जाएगा, क्योंकि कोई विरोध करने वाला तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग काम करें तो ब्लॉक आगे जा रहा है और फोर्स पीछे लग रहा है, तो -F = m × a। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन, m × a। नॉर्मल सोचो, यहाँ नॉर्मल किसके इक्वल? mg के, m × a। देखो तो m कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना हो गया जी? -μg, यानी ये रिटार्डेशन का ना काम कर रहा है। तो पूछा जा रहा बतलाओ कितना दूर आगे जाने के बाद रुक जाएगा, तो v² = u² + 2s, भी 0 हो गया। u² 2a, ये हो गया -μgs, यानी 2μgs = u²। s क्या हो गया? u² / 2μg। बस यही है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक ना। इसको हमेशा याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन में कहेगा ना कि एक स्कूटर सवार है, ठीक है, जा रहा है 54 km/h के स्पीड से, और अचानक हार्ड ब्रेक लिया, स्कूटर जो है ना स्कीड करने लगा, फिसलने लगा, अब फिसलते हुए कुछ दूर जाके रुका। बतलाओ स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या? तो u² / 2μg। इसमें बहुत दिमाग लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो देखो फ्रिक्शन चैप्टर में जो थियोरेटिकल कंटेंट है, थियोरेटिकल कंटेंट इतना ही है, इसमें और बहुत दिमाग नहीं लगाना। इसलिए हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको पिछले दिन भी याद कीजिए थोड़ा सा। हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? पहले तो फ्रिक्शन का डिफिनीशन पढ़े थे, फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसमें हम लोग पॉइंट वाइज लिखे थे कि क्या क्या चीज़ जो है ख्याल रखना है। फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे। फिर अभी के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई ब्लॉक स्लाइड करे तो उसका एक्सलेशन क्या होगा, डाउनवर्ड स्लाइड करे, अपवर्ड स्लाइड करे, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में ये सीखे कि हॉरिजेंटल प्लेन हो तो क्या करेंगे। यानी अब जो है ना हम लोगों को आगे जो कुछ भी सीखना है वो न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो ऐसा है कि इस क्लास को हम यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं, लेकिन जो अल्टरनेट डे है मैं अगले ही दिन एक और लेक्चर दे दूंगा जो आपका न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। और न्यूमेरिकल पर बेस्ड क्लास जो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा लाइव क्लास हो। लाइव क्लास होने से बेहतर क्या रहता है कि
कम से कम इंटरेक्ट हो। और न्यूमेरिकल ही में ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो थोड़ा हम आप लोगों से पूछ भी लेते हैं। हाँ, कुछ दिक्कत था, आप भी देख रहे होंगे कि आपको जो लेक्चर हम दे रहे हैं वो आपके उस क्लासरूम के बोर्ड नहीं है जहां हम लेक्चर देते थे, यानी कि कुछ दिक्कत है जिसके वजह से जो है मुझे लेक्चर को थोड़ा अलग शूट करना पड़ रहा है ना। और तुरंत जो है वहाँ का नेट प्रॉब्लम को हम ठीक कराने के बाद आपका लाइव क्लास भी अटेंड करा देंगे, और लाइव क्लास जस्ट नेक्स्ट डे होगा तो उसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।